इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। कैसे हैं सभी? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आज हम लोग ना वोकैब और अपने जैसे हमारा ये वोकैब एंड आरसी का सेशन है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कि वोकैब के और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। PQRS है, क्लोज टेस्ट है, अनसीन पैसेज है और बाकी वोकैब का सेक्शन है, उसकी प्रैक्टिस आज ये करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा भाई? अरे ये तो सिनोनिम्स आ गए। आई वॉन्ट गो आउट ऑफ माई वे टू प्लैकेट हिम। अभी जो प्लैकेट वर्ड है, हमें इसका, ठीक है, आई वॉन्ट गो आउट ऑफ माई वे टू प्लैकेट हिम। अभी जो प्लैकेट वर्ड है, हमें इसका सिनोनिम बताना है। ऊपर लिखा हुआ ना सिनोनिम, तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। कौन बताएगा भाई? प्लैकेट वर्ड का सिनोनिम कौन बताएगा? तो अभी सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और देखेंगे। आई वॉन्ट गो आउट ऑफ माई वे टू प्लैकेट हिम। अब प्लैकेट का प्लेसिड है, ट्रैंक्विल है और पैसिफाई है, सबको ये इसके सिनोनिम लग रहे होंगे। मैं यहाँ पे ना एक बड़ा डिफरेंस है, वो मैं समझाना चाहता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये जो प्लैकेट वर्ड है ना बच्चे, ये वर्ब है, ठीक। और ये जो प्लेसिड है, ये एडजेक्टिव है। और ये ट्रैंक्विल है, ये भी एडजेक्टिव है। ट्रैंक्विल की वर्ब फॉर्म होती है ट्रैंक्विलाइज, इसकी वर्ब फॉर्म होती है ट्रैंक्विलाइज। पैसिफाई जो है वर्ब है, सेटिस्फाई जो है वर्ब है, ठीक। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो प्लेसिड है, ट्रैंक्विल है, पैसिफाई है, सेटिस्फाई है, ये वर्ब्स हैं। सॉरी 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 सॉरी, सारे को मैंने वर्ब्स कह दिया। पैसिफाई और सेटिस्फाई वर्ब है, प्लेसिड और ट्रैंक्विल जो है वो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है। सेरेन, प्लेसिड, ये इनके सिनोनिम्स होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अक्सर आते रहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे प्लेसिड वर्ड है ना, तो प्लेसिड का मतलब हो गया बच्चे काम, सेरेन, ट्रैंक्विल, पीसफुल, ठीक है, ये इसके मतलब हो गए। अब आ जाते हैं हम प्लैकेट पे। प्लैकेट जो है वो वर्ब है। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना जो मैं कह रहा हूं? प्लेसिड एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब करता है नाउन्स को, क्वालिटी है। प्लैकेट जो है वो वर्ब है। प्लैकेट का मतलब शांत करना। तो इसके अगर हम सिनोनिम देखें तो काम हो जाएगा। काम वर्ब और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा काम के मतलब पैसिफाई, ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज, ये हो जाएगा, ठीक है। सूद, SOOTHE, ठीक।
मॉलिफाई एटसेट्रा। तो ये हमें डिफरेंस समझना कि प्लैकेट वर्ब है तो उसका जो हम सिनोनिम बताएंगे वो भी वर्ब ही होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्लेसिड तो वर्ब है नहीं, ट्रैंक्विल वर्ब है नहीं, ये तो एडजेक्टिव्स हैं। सेटिस्फाई वर्ब है लेकिन उसका मीनिंग उससे रिलेटेड नहीं है, तो आंसर है पैसिफाई। पैसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना, ये पैसिफाई का मतलब हो गया। अभी जो हमने पैसिफाई वर्ब यहाँ पे डिस्कस की है एज एन आंसर, इससे रिलेटेड एक वर्ड और होता है, आप लोग उसको भी समझें, पैसिफिस्ट। सभी लोग इस पैसिफिस्ट वर्ड का मीनिंग बताएं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता ही है, तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान करके कोशिश करें, अगर किसी को ध्यान आए, सबने पढ़ा होगा कंपटीशन की, अगर आपने तैयारी सीरियसली की है, ठीक है, तो आपने सबने ये वर्ड कभी ना कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, याद आ रहा है नहीं आ रहा वो देखना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है। पैसिफिस्ट वर्ड का सभी मीनिंग बताएं कि व्हाट डज द वर्ड पैसिफिस्ट मीन। वन हु अवॉइड्स वॉर एंड वायलेंस, हाँ ठीक है, इसका मतलब होता है शांति प्रेमी। पैसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना, पैसिफिस्ट हो गया शांति का पुजारी। जैसे अपने भारत में महात्मा गांधी जी हुए, वो वर्ल्ड में मतलब पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में मतलब उनको शांति का मतलब सिंबल माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें पैसिफिस्ट का मतलब समझना है वन हु इज अगेंस्ट वॉर और वायलेंस, कोई ऐसा जो वॉर और वायलेंस के अगेंस्ट हो। हिंदी में इसको कहते हैं शांति प्रेमी, शांति का संदेश दे, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। द गेस्ट वर ऑफेंडेड विद द अनकूथ मैनर्स, विद हिज अनकूथ मैनर्स। भाई क्या मतलब होगा, अनकूथ का मतलब क्या होगा, सिनोनिम बताना है। अनकल्चर्ड, असंस्कारित, जिसमें संस्कारी नहीं है, ठीक है। कोर्स, कोर्स का मतलब यही, जैसे आपने एसएससी का कोर्स ले रखा है, कोर्स का मतलब रास्ता भी होता है, COURS कोर्स जो होता है। एक तो कोर्स का मतलब सिलेबस हो गया, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, ठीक है। ये वर्ड आ जाते हैं क्लोज टेस्ट वगैरह में तो बच्चा इन्हें यूज नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक तो कोर्स का मतलब हो गया आपका सिलेबस, ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज, ठीक। एक कोर्स का मतलब पाथ भी होता है, रास्ता भी होता है, जो बी ऑप्शन में कोर्स लिखा उसका, ठीक है। रेस कोर्स जैसे होता है, सुना होगा, हाँ। फिर उसके बाद आएगा अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब अवांछनीय, जिसको कोई चाहता नहीं है, मतलब जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, कोई भी उसको चाहता नहीं है, नोबडी डिजायर्स, ठीक। और फिर उसके बाद एक वर्ड आ गया COARS कोर्स। COARS कोर्स का मतलब होता है रफ मैनर्ड, ठीक है, मैनरलेस। कोर्स का मतलब जिसको मतलब बहुत भद्दा हो, ठीक है, जिसमें शालीनता ना हो, पोलाइटनेस ना हो, उसे कहते हैं। अनकूथ का एग्जैक्ट सिनोनिम ये वर्ड ही होता है। अनकूथ पर्सन जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको बोलने का, ठीक है, बैठने का शऊर नहीं होता, तो उसी को हम कहते हैं कोर्स, COARSE। तो ये जो बी और डी ऑप्शन में कोर्स दे रखा है, इन दोनों की स्पेलिंग का डिफरेंस समझ लो, इनके मीनिंग का डिफरेंस समझ लो। COARSE कोर्स का मतलब हो गया क्रूड, अनरिफाइंड, इसका मतलब हो गया क्रूड, अनरिफाइंड, ठीक है, ये हो गया इम्पोलाइट वगैरह। और इस कोर्स का मतलब हो गया सिलेबस और वे, रास्ता, पथ, ठीक। तो हमारा आंसर जो अनकूथ वर्ड है इसका सिनोनिम होता है कोर्स। कोर्स लैंग्वेज, भद्दी लैंग्वेज, गाली गलौच वाली लैंग्वेज। अगला वर्ड देखो, द जर्नी टू सिलीगुड़ी वॉज क्वाइट टीडियस। अब हमने कहा कि जो सिलीगुड़ी की यात्रा थी वो बहुत टीडियस थी। अब टीडियस का मतलब क्या है हमें समझना है, और फिर एंटोनिम बताना है। ध्यान से देखना, सिनोनिम मत बता देना, इससे पहले वाले का सिनोनिम बताना था, लेकिन इसका एंटोनिम बताना है। तो टीडियस वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले हमें वो पता हो, अब फिर हम इसका एंटोनिम बताएंगे कि भाई टीडियस का एंटोनिम क्या हुआ। क्या कोई बता सकता है? कैन एनी ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीडियस एंड द ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। ये जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से उसका ऑपोजिट कौन सा है? टीडियस का मतलब होता है बोरिंग,
ठीक, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना बोरिंग, ये इस वर्ड के एग्जैक्ट सिनोनिम है। टीडियस का मतलब कोई ऐसा काम जिसको करने में आपका मन ना लगे, कोई रुचि ना हो, ठीक है, आपको उबाऊ काम लगे। चलिए, तो टीडियस का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो वेरीसम हो। ये जो लिखा है ना, ये भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। वेरीसम का मतलब जो आपको थका दे, उबा दे, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ जिससे आप थकान महसूस हो। जैसे कोई काम ऐसा होता है ना जिसको करने का हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, जिसे हम पसंद नहीं करते लेकिन हमें करना पड़ता है, तो उस काम में हम थक जाते हैं। जैसे मान लो हमें पढ़ना पसंद नहीं है, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो हम जब पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो हमें थकान महसूस होगी, हमें लगेगा कि हम अपने साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो काम हमें उबाऊ लगेगा, थकाऊ लगेगा। वहीं पे कोई ऐसा है जिसको पढ़ना लिखना पसंद है, जिसके अंदर सीखने की बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी ललक है, जो चीजों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, वो पढ़ेगा तो उसको कोई थकान नहीं होगी, घंटों बैठ के पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये टीडियस का सिनोनिम होते हैं। वेरीसम और बोरिंग जो है उसके सिनोनिम है, लेकिन हमें सिनोनिम तो बताना नहीं, हमें बताना है एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम हो गया एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब कुछ ऐसा जो आपको एक्साइटेड कर दे, एकदम से आपके अंदर रुचि जाग जाए, आपके अंदर एकदम से उत्सुकता जाग जाए, जिज्ञासा जाग जाए, काम करने का मन जाग जाए, तो वो एक्साइटिंग है। तो टीडियस का एंटोनिम हो गया एक्साइटिंग। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने एक वर्ड लिखा है इनविगोरेटिंग। क्या कोई बच्चा इनविगोरेटिंग का मतलब बता सकता है? इनविगोरेट का मतलब क्या होता है? देखो, विगर एक वर्ड होता है इंग्लिश में, विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति, ठीक है। इनविगोरेट का मतलब होता है टू गिव स्ट्रेंथ टू समवन, मेक समवन स्ट्रांग, टू मेक समवन स्ट्रांग, टू मेक समबडी स्ट्रांग, ठीक है। तो इनविगोरेट करना मतलब किसी को शक्ति देना, ऊर्जा देना, ठीक है। जैसे हमने कोई दवा खाई या हमने कोई ऐसी चीज खाई, एकदम से हमारे अंदर ताकत आ गई, इनविगोरेशन हो गया। या जैसे हम बहुत काम करके थक गए थे, उब गए थे, पक गए थे, फिर हम बाहर ठंडी मतलब माहौल बना बारिश का और बड़ी अच्छी हवा चल रही है, हम बाहर घूमने चले गए तो ताजी हवा लगी, ठीक है, तो हम इनविगोरेट हो गए, फिर से हमें ऊर्जा वापस आ गई। तो ये इसका मतलब होता है। बोरिंग सिनोनिम होता है बेवकूफ, और एंटोनिम बताना है, वो मैंने ऊपर बताया था ना, एंटोनिम बताना है। अगर सिनोनिम पूछा गया होता तो बोरिंग लिखते ना, एंटोनिम पूछा बेटा, ध्यान से देखो। अगला देखो, फिर एंटोनिम बताना है, ध्यान से पढ़ना। ही डिस्प्लेड अ डिस्टिंक्ट टेंडेंसी टू लॉन्ग विंडेड स्पीचेस। लॉन्ग विंडेड स्पीचेस, लॉन्ग विंडेड स्पीचेस का मतलब क्या है, ये सभी लोग बताएं। लॉन्ग विंडेड स्पीचेस, लॉन्ग विंडेड का मतलब समझते हैं? बहुत घुमा फिरा के। जैसे कोई बात है जिसको 2 सेंटेंसेस में कहा जा सकता है, उसको 2 पन्ने भर देना, इसको कहते हैं लॉन्ग विंडेड। लॉन्ग विंडेड का मतलब लेंदी, ठीक है, हाँ, बहुत लंबा चौड़ा। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। हमें क्या बताना है इसका एंटोनिम? एंटोनिम का मतलब ब्रीफ हो गया, कंसाइज हो गया, ठीक है। अब हमें ढूंढना है ऐसा कौन सा यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब ब्रीफ या कंसाइज होता, तो आंसर है सक्सेंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सक्सेंट। पहले वाला सी जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन का है, दूसरे वाले सी की प्रोनाउंसिएशन सा है। तो ये जो सक्सेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रीफ, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रीफ, कंसाइज, पिथी, ठीक है। तो ये हमारा सिनोनिम है। उसके बाद में मेंडियरिंग का मतलब होता है घुमावदार। जैसे नदी होती है ना, तो नदी का रास्ता आपने देखा होगा सीधा नहीं होता, ऐसे घूम घूम के ऐसे चलती है, तो इसको कहते हैं मेंडियरिंग। या जैसे पहाड़ों पे रास्ते होते हैं सीधे नहीं होते, मैदानों में आपने देखा होगा जो रोड होते हैं वो सीधे होते हैं, भाई यहाँ से यहाँ रोड चला गया, यहाँ से यहाँ मुड़ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे चला गया। लेकिन जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वो ऐसे नहीं होते, पहाड़ी रास्ते सीधे नहीं होते, घुमावदार होते हैं। तो मेंडियरिंग का मतलब होता है घुमावदार, ठीक है। उसके बाद आ गया सेंसिबल। सेंसिबल समझते ही हैं, द वन हु हैज सेंस, जिसमें समझ है, कॉमन सेंस है। इनटर्मिनेबल का मतलब दैट डजंट टर्मिनेट, दैट इनटर्मिनेबल का मतलब हो गया समथिंग दैट डज नॉट टर्मिनेट, समथिंग दैट डज नॉट टर्मिनेट। टर्मिनेट होना मतलब एंड होना, खत्म होना, तो इनटर्मिनेबल का मतलब जो खत्म ही ना हो,
तो आंसर हमारा लॉन्ग विंडेड का एंटोनिम हो गया सक्सेंट। अगला वर्ड देखिए, इडियम एंड फ्रेजेस, द हॉब्सन्स चॉइस। द हॉब्सन्स चॉइस, द हॉब्सन्स चॉइस बच्चों की इडियम है और हमें इसका मतलब बताना है। द हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या हुआ, सभी लोग बताने की कोशिश करें। एन इजी चॉइस, अ डेंजरस चॉइस, अ डायलेमा, नो चॉइस एट ऑल, क्या मतलब हुआ? अ हॉब्सन्स चॉइस जो हमारा इडियम है बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आप घर पर आए, शाम को घर पे सब्जी बनी, तो आपने मम्मी से पूछा भाई क्या बनाया, मम्मी ने कहा टिंडे बना दिए, ठीक है। आपका मन खोल गया, मतलब खून खोल गया, ठीक है। दोपहर में वैसे भी भूखे हो, शाम को सोचा खाना खाते हैं, गए, पता चला आज तो टिंडे बना दिए। तो टिंडे देख के मन उतर गया, ठीक है। फिर हमने पूछा कुछ और है क्या, नहीं टिंडे खाने हो तो क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं टिंडे खाने तो जाके सो जाओ। ठीक। तो ये चॉइस है ऑप्शन चॉइस, इसे कहते हैं ऑप्शन चॉइस। क्या ये कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है भाई, खाने में तो एक ही चीज है टिंडे, अब या तो खाओ या नहीं खाओ। इस तरीके की चॉइस को कहते हैं ऑप्शन चॉइस। ये कोई चॉइस थोड़ी हुई, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप उसको चूज करो या आप उसको लूज करो, कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन चॉइस। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल। एक लिख रहा है डेंजरस चॉइस, इसमें डेंजरस क्या है बेवकूफ? डेंजरस नहीं, इसका मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल। ये कोई चॉइस नहीं हुई। चॉइस तब आगे ऑप्शन दे दो कि भाई आलू मटर की सब्जी बनी है तो वो खा लो, टिंडे नहीं खाने तो ठीक है, नहीं तो अरहर की दाल बनी वो खा लो, या साबुत मसूर की दाल बनी वो खा लो। तो ये चॉइस है। ये कह देना कि भैया जो है या तो खा लो या सो जाओ जाके, अभी कोई चॉइस थोड़ी रही, ठीक। ये कोई चॉइस नहीं है कि खाओ या सो जाके। तो इसको कहते हैं ऑप्शन चॉइस, ठीक है। ये ध्यान रखना इडियम। अगला देखो, ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स होना मतलब किसी चीज के बारे में नर्वस होना, ठीक है। और ये विश्वास नहीं होना, मतलब ये श्योर नहीं होना कि अब आने वाले समय में क्या होगा, आगे क्या होगा, उसको लेकर ऐसी स्थिति में होना कि हमेशा एंजाइटी और नर्वसनेस बनी रहेगी, आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब होता है, ठीक है, नर्वस, नर्वस होना। टू बी ऑन टेंटर हुक्स का मतलब टू बी नर्वस, कि आगे क्या होगा, ठीक है, इस तरीके की चीज। नहीं कंफ्यूज नहीं होता बच्चे, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होता। टू बी ऑन टेंटर हुक्स का मतलब तब भी नर्वस। फिर आ गया अ पर्सन विद अमेच्योर इंटरेस्ट इन द आर्ट्स। एक ऐसा पर्सन जिसको आर्ट्स में कोई खास इंटरेस्ट या रुचि नहीं होती है, शौकिया अपना करता है। बहुत से लोग होते हैं जैसे पेंटिंग बनाते हैं, तो बहुत से होते हैं वो प्रोफेशनल पेंटर्स होते हैं, प्रोफेशनली वो पेंटिंग करते हैं। कुछ होते हैं अपने शौकिया बना दिया। कुछ होते हैं वो प्रोफेशनल सिंगर होते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, रियाज करते हैं, ठीक है, सब इस तरीके से होता है। कुछ है अपना अमेच्योर सिंगर्स हैं, कहीं माइक मिल गया तो उन्होंने सुना दिया कोई गीत वीत, है, ऐसे होते हैं लोग। तो उनको हम क्या कहते हैं? अ पर्सन विद अमेच्योर इंटरेस्ट इन द आर्ट्स। प्रोफेशनल नहीं है वो, सीरियसली वो उस आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करता है, बट शौकिया तौर पे अपने ऐसे ही। मजनू भाई, वेलकम मूवी में मजनू भाई, उसको कहते हैं डिलेटेंट। डिलेटेंट जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब होता है जो मतलब किसी काम को अमेचुरली करता है, सीरियसली नहीं करता। अडेप्ट का मतलब बच्चे स्किल्ड होता है, ठीक है। अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, कॉम्पिटेंट, एड्रॉइट, ठीक है, डेफ्ट, चलो डेक्स्टर, डेक्स्ट्रस। फिर आगे स्वाब। स्वाब होता है सोफिस्टिकेटेड पर्सन, जिसको बड़ी अच्छी नॉलेज होती है, चीजों की जानकारी होती है, ठीक है। डिलिंक्वेंट का मतलब क्या, कोई बच्चा बता सकता है? हालांकि ये सारे गलत हैं, आंसर हमारा डिलेटेंट है, ठीक है। लेकिन डिलिंक्वेंट का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? जो अपने डी ऑप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलिंक्वेंट, ये भी कई बार आ जाता है, ठीक है। इसका कोई बच्चा मतलब बता सकता है क्या? अपराध नहीं, इसका मतलब होता है अपराधी। डेलिंक्वेंट होता है कोई पर्सन ऐसा जो हैबिचुअल अफेंडर हो, ठीक है, हैबिचुअल अफेंडर।
जो मतलब हैबिचुअली बार बार गलतियां करता हो, ठीक है, छोटे मोटे क्राइम, बहुत सीरियस वाले नहीं, तो उसको डेलिंक्वेंट कहते हैं। बेसिकली इसका यूज जुवेनाइल्स के लिए किया जाता है, बाल अपराधी जो होते हैं उनके लिए इसका मुख्यतः यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना, डेलिंक्वेंट। अगला वर्ड, अ थिंग दैट रिमाइंड्स वन ऑफ अ स्पेशल इवेंट इन वंस लाइफ। एक कोई ऐसी चीज जो किसी पर्सन को उसके जीवन के किसी खास घटना का याद दिलाती हो। A thing that reminds one of a special event in one's life. ये मेरे दादाजी की निशानी है। नहीं होता है, ये घड़ी मेरे दादाजी की निशानी है, ठीक है, ये चाबी मेरी पहले स्कूटर की चाबी है, ये घंटी मेरी पहले साइकिल की घंटी है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो कोई ऐसी चीज, उसे क्या कहते हैं? सुवेनियर, उसे कहते हैं सुवेनियर। मेमोरी एक तरीके से, जो मेमोरी हो पास्ट के। बाउंटी का मतलब गिफ्ट होता है, लूट वगैरह का जो हिस्सा होता है उसको भी बाउंटी कहते हैं। एविडेंस सबको पता ही है, सबूत, गिफ्ट पता ही है, ठीक है, तो उसे कुल मिला के कहते हैं सुवेनियर। अगला देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर 4 वर्ड लिखे गए, मतलब एक ही वर्ड है, उसकी 4 स्पेलिंग्स लिखी गई हैं, उनमें से कोई एक स्पेलिंग सही है। हमें यह पता लगाना है कि इन 4 में से कौन सी स्पेलिंग सही, ठीक है, बताओ। एग्रेवेटेड, एग्रेवेट करना मतलब भड़काना, एग्रेवेट करना मतलब किसी चीज, देखो 2 वर्ड होते हैं। एग्रेवेट करना मतलब जो सिचुएशन है उसको और खराब करना और बुरा करना। इंग्लिश में एक इडियम होता है, आप सबने अगर पढ़ा हो, कॉमन इडियम है, एग्जाम में भी आता रहता है, सबको पता भी होना चाहिए, ठीक है, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है, आग में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालना। आग में घी डालना का मतलब सिचुएशन को और खराब कर देना। मान लो कोई सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों में कुछ कहासुनी हो गई, लेकिन उस कहासुनी को सुलझाया समझाया जा सकता था, दूर किया जा सकता था, ठीक, फिर कोई उसमें ऐसा राक्षस आदमी कूद पड़ा, उसने जाके सब और खराब कर दी सिचुएशन। अब वो जो स्कोप था बनने का बात का, वो भी उसने खत्म करके दे दिया, ठीक है, तो वो खराब कर दिया। तो इसका मतलब होता है टू वर्सन द सिचुएशन, टू एग्रीवेट द सिचुएशन, कि मामले को और एग्रीवेट कर देना, ठीक है, और बुरा कर देना। तो ये हो गया एड फ्यूल टू फायर। बात समझ में आ रही? अब ये जैसे एग्रीवेट वर्ब लिखी ना, हमें इसके सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी, तो हम क्या करेंगे, सीधे डी ऐड कर देंगे, बस हो गया। तो ये जो एग्रीवेट की स्पेलिंग लिखी ली जिसमें सिंगल जी है, ये वाली सही है। अब हम देखें यहाँ पे कितनी ऐसी स्पेलिंग है जिनमें सिंगल जी है, इसमें डबल टी है, गलत, इसमें डबल जी और डबल टी दोनों है, गलत, इसमें जी आर ए है, वी ए टी ई होता है, इसमें वी ई टी लिखा हुआ है, ये गलत, ये ई की वजह से गलत, ठीक है, ये आंसर। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है, एग्रीवेट करना, ठीक है। अगला देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए, चारों अलग अलग वर्ड हैं, और इन चारों अलग अलग वर्ड्स में से कोई 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग सही है। सी सही है, अगर सी कह रहे हो ना तुम सही है, तो तुम वो बावले। अकोमोडेट में एम बी डबल होता है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, हमें बतानी करेक्ट स्पेलिंग, जो स्पेलिंग सही है वो बतानी है। तुम लोग वो बता रहे हो जो गलत है, ठीक है। देखो, मैनूवर जो वर्ड होता है बच्चे, ठीक है, ये गलत है इसकी स्पेलिंग। पहले मैं बता देता हूँ सही किसकी है, सही स्पेलिंग इसकी है, ठीक। ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग सही क्या होती है मैनूवर की? MANOEUVRE, ये सही स्पेलिंग है, ठीक है। एकोमोडेट की सही स्पेलिंग होती है ACCOMMO, सी और एम दोनों डबल होते हैं, ध्यान रखना। DAT, डेट की तो स्पेलिंग सबको पता होती है, एकोमोडेट ये हो गई, ठीक है। सुपरसीड की स्पेलिंग होती है SUPERSEDE। तो कॉन्फिडेंट वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग सही है, लेकिन क्या वास्तव में तुम में से किसी को ये नहीं लग रहा कि कॉन्फिडेंट में तो DENT होता है?
क्या किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में सही बता रहा हूं ये सही नहीं है, इसमें DENT होता है। 10:30 तक हिस्ट्री क्लास होती है, हमारा 30 मिनट लेट हो जाता है। चलने दो, सब मोह माया है। क्या हिस्ट्री, क्या इंग्लिश, क्या फलाना, क्या जो मन करे, जो समझ में आ जाए अपना पढ़ लो, ठीक है। चलिए, तो किसी बच्चे को ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंट है इसकी स्पेलिंग हमने गलत लिख रखी है? कॉन्फिडेंट की सही स्पेलिंग होती है CONFIDENT। ऐसा लग रहा है किसी को? लग तो रहा है, एक बच्चा कह रहा है लग तो रहा है। असल में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम गलत बिल्कुल भी नहीं हो। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंट की भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग DENT होती है, तो तुम एकदम सही हो बच्चे। ठीक है, देखो ये दोनों सही है। डिफरेंस समझ लेंगे। ये जो DENT हमने डेंट लिखा है ना, कॉन्फिडेंट, ये एडजेक्टिव है। DENT जो लिखा है ये नाउन है। ये डिफरेंस जो बता रहा हूं सारे बच्चों को समझना है और उसको आगे जिंदगी भर याद भी रखना है। तो जो कॉन्फिडेंट वर्ड हम लिखते हैं उसमें DENT और DANT दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट होती हैं, ठीक है। हाँ, अब जो DENT है ये है एडजेक्टिव और DNT है नाउन। कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये हो गया। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, विश्वास, विश्वसनीय मतलब व्यक्ति। एग्जाम्पल देखना, जैसे हमने लिखा कमल इज डैश ऑफ हिज सक्सेस। कमल इज a dash of the ministers। ठीक है, अब ये दोनों ब्लैंक्स फिल करने हैं और इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये दोनों वर्ड हैं। चलो करो, ब्लैंक्स फिल करो, बताओ भाई। देखो, CONFIDENT कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब जिसके अंदर किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, उसको कोई डर नहीं है, ठीक है। और एक हो गया DINT जो एडजेक्टिव है, नाउन है, उसका मतलब तो विश्वास पात्र। जैसे कोई लोग होते हैं ना, उनका अपना कोई विश्वसनीय आदमी होता है, ठीक है, उसे कहते हैं। अब यहां देखो, यहां पर हमें एडजेक्टिव की जरूरत है जो कि लिंकिंग और कहते हैं कमल को डिस्क्राइब कर दे कि कमल की स्टेट क्या है, उसकी हालत क्या है, उसको विश्वास है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजेक्टिव कॉन्फिडेंट। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। अब यहां जाते हैं, यहां ध्यान से देखो, हमने आर्टिकल लिख रखा है। आर्टिकल डिटर्मिनर होता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नाउन ही आएगा, ठीक है। अगर नाउन आएगा तो CONFIDENT, ठीक है। कमल इज अ कॉन्फिडेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर के कॉन्फिडेंट्स लोगों में से एक है, विश्वसनीय लोगों में से एक है, मतलब बड़ा विश्वास मिनिस्टर उस पर करता है। तो ये ध्यान रखना कि वो जो हमने बी में कॉन्फिडेंट लिखा है ना, वो सही है, वो गलत नहीं है। वो नाउन वाली स्पेलिंग है और एडजेक्टिव वाली स्पेलिंग DENT होती है। तो कॉन्फिडेंट जो बी पार्ट में लिखा उसकी स्पेलिंग सही है, बाकी तीनों की गलत थी। और उनकी क्या सही होती है वो भी मैंने लिख दिया, आगे ध्यान रखना। अगले पे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स वगैरह। नहीं, अकोमोडेट मतलब अपराधी पकड़वाना नहीं होता। अकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना। अकोमोडेट करना मतलब कहीं पर रहने की व्यवस्था होना। अकोमोडेशन होता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं तो अकोमोडेशन का मतलब ठहरने की व्यवस्था, जहां हम एडजस्ट हो पाए। तो अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना,
ये इसका मतलब है। The administration is silencing the dash among its own analysts। ठीक है, चलो आंसर बताओ सभी लोग। ये जो चारों वर्ड लिखे हुए हैं इनको पढ़ो और पढ़कर समझो, और इनमें कोई मिस्टेक वगैरह नजर आए, कुछ ऐसा दिखाई सुनाई पड़े तो उसका आंसर बताओ। अब देखो, एक बार ये सारे वर्ड्स बच्चे समझ लेंगे हैं क्या, मतलब एक बार समझ में आ जाएंगे ना तो फिर आंसर सही बता पाओगे। देखो, ये जो DESCENT है वर्ड, इसका मतलब होता है डाउनवर्ड स्लॉप। डाउनवर्ड स्लॉप, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है मॉडेस्ट, पोलाइट, अ डिसेंट पर्सन, ठीक है। डेस्केंट एक होता है म्यूजिक नोट, म्यूजिक बजाते हैं ना, जो म्यूजिक वाले लोग उनको ज्यादा पता होगा, मुझे बस ये पता है कि म्यूजिक नोट होता है, साथ में ही प्ले किया जाता है, ठीक। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ये इन वर्ड्स के मतलब है, अगर आप लोगों को पहले से नहीं पता थे तो ये आप मीनिंग समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो डिसेंट वर्ड है ना बच्चे, ये वाला, ये बना डिसेंड वर्ब से। सबको डिसेंड वर्ड का मतलब पता होता होगा, असेंड और डिसेंड होता है ना, तो असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब नीचे जाना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जैसे, ठीक है। तो असेंड का मतलब ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब नीचे जाना। बात समझ में आ रही है? असेंड से जो नाउन बनता है वर्ब है असेंड, ठीक है, इससे जो नाउन बनता है वो होता है असेंट। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई ऊपर की तरफ। डिसेंड से नाउन बनता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है ढाल नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड स्लोप जो है उसे डिसेंट कहते हैं, ठीक है। अपवर्ड स्लोप है उसे असेंट कहते हैं। असेंट का मतलब चढ़ाई, ऊपर जाना, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग से आप समझ जाओगे। बाकी डिसेंट वर्ड हम बोलचाल की भाषा का शब्द है, कॉमन वर्ड है, सबको पता होगा। अ डिसेंट पर्सन, अ डिसेंट जॉब। डिसेंट का मतलब ठीक ठाक, ठीक है। हाँ। उसके बाद है डेस्केंट। डेस्केंट म्यूजिक नोट होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो म्यूजिक वाले बच्चे उनको ज्यादा पता होगा, ठीक है। और फिर वर्ड आगे डिसेंट, ठीक है, डी ऑप्शन। ये जो डिसेंट वर्ड है ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। इसका मतलब डिसएग्री करना भी होता है और डिसएग्रीमेंट भी होता है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है, वो हालांकि इसका एंटोनिम होता है, वो होता है असेंट, ASSENT, ठीक है। अभी जो असेंट है ये वर्ब भी है, ठीक, और ये नाउन भी है। इसका मतलब एग्रीमेंट भी होता है जब ये नाउन हो तो, ठीक है। और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब टू एग्री होता है, ही असेंटेड टू माय रिक्वेस्ट। तो असेंट और डिसेंट ये ध्यान रखना, ये असेंट और ये डिसेंट ये ध्यान रखना, ये सारे वर्ड ध्यान रखना। अब सारे वर्ड्स की मीनिंग समझ में आई गए, चलो आंसर बता दो। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार, और पहली बार अगर तुक्का मारो तो आपके समझ के आंसर बताओ। हाँ, डी होगा, ठीक, आंसर है डी। द एडमिनिस्ट्रेशन इज साइलेंसिंग। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइलेंट कर रहा है, चुप करा रहा है, किन लोगों को? द डिसेंट अमंग इट्स ऑन एनालिस्ट। उसके जो अपने खुद के एनालिस्ट हैं उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट है उसको वो शांत करवा रहा है, मतलब उनको जो भी डिसएग्रीमेंट शो करता है उसको चुप करा देते हैं, डरा के, धमका के, ललचा के, वैसे। तो आंसर आएगा डी। अगला देखो, इट डज नॉट डैश दैट एवरीवन हु अप्लाइज विल गेट अ जॉब, ठीक। इट डज नॉट डैश दैट एवरीवन हु अप्लाइज विल गेट अ जॉब। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो अप्लाई करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी। भाई एप्लीकेशन भेजने का मतलब ये थोड़ी होता कि आपको नौकरी लग जाएगी। एप्लीकेशन भेजोगे, फिर आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, ठीक है, और उसके बाद लगेगा ठीक हो जाएगा, नहीं हो बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। चल, तो इट डज नॉट डैश दैट एवरीवन हु अप्लाइज विल गेट अ जॉब। चलो, अब देखो एक बार इनके भी मीनिंग समझ लो, मीनिंग समझने पड़ेंगे तभी सही आंसर बता पाओगे। INSUR इंश्योरेंस का मतलब होता है टू बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खरीदना, ठीक है, बीमा कराना। अश्योर का मतलब होता है टू प्रॉमिस, किसी को भरोसा दिलाना, ठीक है, कमिट करना कुछ। एंस्नेयर का मतलब होता है टू ट्रैप, जाल में फंसा लेना, कैप्चर कर लेना। एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, मतलब एंश्योर करना मतलब किसी चीज को सुनिश्चित करना, टू मेक, टू कंफर्म,
इंश्योर करना मतलब किसी चीज को कंफर्म कर देना, सुनिश्चित कर देना कि हाँ भाई अब तो ऐसा ही होगा, ये मतलब हो गया। अब देखो इंश्योर को आप इंश्योरेंस से रिलेट कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इंश्योर को आप इंश्योरेंस से रिलेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस का मतलब बीमा होता है, तो इंश्योर करने का मतलब बीमा करना या बीमा करवाना हो गया, ठीक है। अश्योर को आप अश्योरेंस से रिलेट कर सकते हैं, अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एंड स्नेयर को आप स्नेयर से रिलेट कर सकते हैं। स्नेयर एक डिवाइस होती है ना, चूहे हुए पकड़ने के लिए यूज की जाती है, SNARE, SNARE, स्नेयर एक डिवाइस होती है, चूहे वगैरह पकड़ने में यूज की जाती है। एंड स्नेयर उसी से वर्ब बन जाती है, ठीक है। एंड स्नेयर करना मतलब किसी को ट्रैप में लाना, फंसाना जाल में, ठीक है। और इंश्योर का मतलब हो गया टू मेक श्योर, इसको आप श्योर से रिलेट कर सकते हो कि किसी चीज को सुनिश्चित करना, ठीक। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर है। इट डज नॉट डैश दैट एवरीवन हु अप्लाइज विल गेट अ जॉब। तो इससे ये कंफर्म नहीं होता कि जो भी अप्लाई करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। एंश्योर, ये ऑप्शन आ गया। अगला देखिए क्या आगे, अच्छा सिनोनिम सेंटेंस आगे, चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो भाई। साइंटिस्ट हैव डिटरमिन्ड, ठीक है, इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दैट इज लिंक्ड टू द सिवियरिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अ जीन सिग्नेचर, ठीक। तो ये PQRS आपने सबने पढ़ लिया, आंसर बताओ PQRS कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया, बस आपको आंसर बताना है। देखो दैट इज लिंक टू द सिवियरिटी ऑफ, सिवियरिटी का मतलब होता है डिग्री, इंटेंसिटी, सिवियरिटी ऑफ व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जो होती है उसकी सिवियरिटी से लिंक्ड है। तो आर के बाद में क्यू आएगा, कंफर्म है, ठीक है। अच्छा आर के बाद में क्यू आएगा, तो फिर जो हमने दैट लिखा है किसके लिए यूज हो रहा है, डिटरमिन्ड के लिए यूज हो नहीं सकता, वर्ब है, तो फिर अजीन सिग्नेचर के लिए यूज होगा, तो उससे पहले एस आएगा। अगर ये कंफर्म है कि आर के बाद में क्यू आएगा तो फिर आर से पहले एस ही आ सकता है, तो एस आर क्यू एक सीक्वेंस बनेगा। एस आर क्यू कहाँ दे रखा है, इसमें दे नहीं रखा है एस आर क्यू, इसमें दे नहीं रखा है एस आर क्यू, इसमें दे नहीं रखा है एस आर क्यू, इसमें दे रखा है, ये आंसर। brushed past the latter's dog stabbed to death by a man after his vehicle accidentally a cargo van driver was allegedly, ठीक। अब आप देखोगे ध्यान से तो एक दिमाग में आपके तुरंत मतलब हिट करेगा ये पॉइंट कि एस के बाद में क्यों आएगा। अ कार्गो वैन ड्राइवर वाज स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन, कि एक कार्गो वैन ड्राइवर था, माल ढोने वाली गाड़ियां नहीं होती, उनका ड्राइवर था, वाज अलेजली स्टैब्ड, उसको स्टैब का मतलब चाकू मार देना, स्टैबिंग का मतलब चाकू वगैरह घोप देना, ठीक है। वाज अलेजली स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन, उसको एक आदमी के द्वारा चाकू से मार डाला गया, ठीक है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि एस के बाद में क्यू आएगा। अब अगर एस के बाद में क्यू आएगा तो हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें एस के बाद में क्यू दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें एस के बाद में क्यू है, इसमें एस के बाद में क्यू है, ठीक है। दोनों में एस क्यू से शुरुआत है। अब बस हमें ये पता करना है कि क्यू के बाद में आर लिखे हैं, पी लिखे हैं, पढ़ लो। स्टेप टू डेथ बाय अ मैन ब्रस्ट पास द लेटेस्ट डॉग आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली, आर आएगा, ठीक है। आर आएगा तो ये गलत हो गया, आंसर हो गया, ठीक। देखो पता है क्या बना, ध्यान से सीक्वेंस पढ़ना, SQRP है ना सीक्वेंस, तो आज पढ़ते हैं। A cargo van driver was allegedly stabbed to death by a man, ठीक है, आफ्टर हिज व्हीकल, हिज का मतलब कार्गो वैन ड्राइवर का जो व्हीकल था वो, आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, ब्रस्ट पास द लेटर्स डॉग, द लेटर्स का मतलब द मैन्स, तो एक कार्गो वैन ड्राइवर था, उसको एक आदमी के द्वारा चाकू मारकर मार डाला गया, ठीक है, जब उसके गाड़ी ने एक्सीडेंटली, जो कार्गो वैन ड्राइवर था, दूसरे पर्सन की गाड़ी में दूसरे पर्सन के डॉग को टक्कर मार दी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे, बी, SQRP। It was 7 o'clock in the morning. He was keenly looking at the approaching vehicles. His house was in the lead. Shardul was waiting for his school bus. Today is the final day of his school athletic meet. As a leader of the house, he wanted to win the general championship by scoring maximum points. अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है कंफर्म, ये लास्ट है कंफर्म, लास्ट है वो सिक्स्थ है, बीच में जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैं उनको PQRS करके लिख दिया गया और हमें उन्हीं का सही सीक्वेंस पता करना है।
It was 7 o'clock in the morning. He was keenly looking at the approaching vehicle. His house was in the lead. Sadhul waiting for his school bus. Today is the final day of his school as a leader. आर से शुरुआत होगी. आर के अलावा किसी और से शुरुआत नहीं हो सकती. अब ऐसा क्या है कि आर से ही शुरुआत होगी? क्योंकि अगर हम आर ऑप्शन को हटा दें, पी क्यू एस को देखें तो सब में प्रोनाउन यूज हो रहा है, ही, हिज ऐसे यूज हो रहा है. अब वो जो ही और हिज है वो किस नाउन को रेफर कर रहा है? उस नाउन का रेफरेंस आर पार्ट में. तो हमें पता है कि पहले नाउन आता है, बाद में प्रोनाउन उसके लिए यूज किए जाते हैं. तो ये जो आर पार्ट है ये पहले ही आएगा. अगर आर पार्ट पहले ही आएगा तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए. ठीक है, चलो. तो अब हमारे पास देख रहे हैं कि आर एस पी क्यू, आर पी एस क्यू ये सीक्वेंस है, मतलब क्यू लास्ट में ही आएगा. ठीक है, हिज हाउस वाज इन द लीड जो है वो लास्ट में आएगा. और तो अगर क्यू लास्ट में आएगा तो उससे पहले एस आएगा. लिखा ना, हिज हाउस वाज इन द लीड, और उससे पहले आ जाएगा टुडे इज द फाइनल डे ऑफ हिज स्कूल एथलेटिक मीट. उसके स्कूल एथलेटिक मीट का आज फाइनल डे है और हिज हाउस वाज इन द लीड, और उसका जो हाउस था, जिस हाउस में वो था, वो उसका लीड में था. तो ऑब्वियस बात है क्यू से पहले एस आएगा. अगर क्यू लास्ट में आएगा, क्यू से पहले एस आएगा, तो ये रहा सीक्वेंस आरपीएस क्यू. ठीक है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अगर क्यू लास्ट में ही आएगा, ठीक है, तो उससे पहले फिर ऐसे ही आ सकता है, क्योंकि जो हाउस है, जो कंपटीशन है, उसका रेफरेंस एस पार्ट में दे रखा है. तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? इट वॉज 7 o'clock in the morning. शार्दुल was waiting for his school bus. He was keenly looking at the approaching vehicles. S. Today is the final day of his school athletic meet. Q. His house was in the lead. और एज ए लीडर फिर तो आपको पता ही है. तो सही आंसर हो गया हमारा डी. इंडियाज म्यूजियम्स टेंड टू बी अ ड्रेरी एक्सपीरियंस. ड्रेरी का मतलब होता है नीरस, बोरिंग काइंड ऑफ. ठीक है, जैसे अभी हमने वर्ड पढ़े थे टीडीएस, वैसे ही. इवन द लूवर, लूवर एक बहुत अच्छा म्यूजियम है और मुझे अगर सही से याद हो तो पेरिस में. Even the Louvre that attracted an eye-popping 8.1 million visitors last year. 8.1 million का मतलब 81 लाख. Compared to 10.18 million foreign tourists, has hooked up with Beyonce and Jay-Z for promotion, where they take a selfie with Mona Lisa. ठीक, Beyonce, Jay-Z कौन है आपको पता है? सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स वगैरह हैं, पॉप सिंगर्स हैं शायद. आर म्यूजियम्स नीड टू गेट कूल टू. हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होने की जरूरत है. कूल का मतलब म्यूजियम्स जाएं, लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए. ठीक है, हमारे यहाँ के म्यूजियम से बच्चे जाने ही नहीं चाहते. उनको कुछ वहां पे एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग लगते ही नहीं. उनको लगता है कि किसी बंद कमरे में लाके उन्हें छोड़ दिया गया, वो ये चित्र देखते हैं, ऐसे देखते हैं. तो म्यूजियम में एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जाना पसंद हो. ठीक है. A change of approach is clearly called for. Called for का मतलब required. Called for का मतलब बच्चा होता है required. ठीक है. एक change of approach is clearly called for मतलब required है कि अप्रोच जो है हमारी म्यूजियम को लेकर उसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है. Troops of restless school children, restless, बेचैन, जिनको चैन नहीं मिल रहा, कहीं इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा. ठीक है. Troops of restless school children are often the most frequent visitors, endlessly being told to lower their voices and not to touch the art. जिनके साथ में जो टीचर्स वगैरह आए होते हैं, गाइड होते हैं, वो अक्सर उनको लगातार बताते रहते हैं कि धीमी आवाज में बात करें, किसी चीज को छुए नहीं. बिकॉज इट इज बेटर टू अट्रैक्ट क्राउड्स देन डस्ट. क्योंकि ये अच्छा है कि आपके यहाँ भीड़ आए, आपके म्यूजियम्स बनाई रखें. तो अगर म्यूजियम्स हैं तो म्यूजियम्स में क्राउड आए, ज्यादा अच्छी बात है ना, कि बजाय कि वहां पे हमेशा धूल मिट्टी इकट्ठी रहे, डस्ट इकट्ठी रहे. तो उससे तो अच्छा है कि म्यूजियम में लोग आए, म्यूजियम किस लिए बनाया गया उसका फायदा मिले. ठीक, पढ़ लिया सबने? आ जाओ. एस से शुरुआत होगी, पी के बाद में क्यू आएगा. ठीक है, एस से शुरुआत होगी, एक हिंट है. और पी के बाद में क्यू आएगा. पी के बाद में हम क्यू क्यों लिख रहे हैं जरा समझना. देखो, पी ऑप्शन में लिखा हुआ इवन द लूवर, पेरिस में. ठीक है, एक म्यूजियम है वर्ल्ड फेमस. दैट अट्रैक्टेड एन आई पॉपिंग 8.1 मिलियन विजिटर लास्ट ईयर, जिसने लास्ट ईयर में इतने विजिटर्स मतलब जहां पर आए. ठीक है. हैज हुक्ड अप विद बियॉन्सी एंड जेजी. ठीक है, उसने बियॉन्से एंड जेजी के साथ में मतलब टाई अप किया है प्रमोशन के लिए कि वो वहां पर आएंगे, बियॉन्सी और जेजी, और वहां के मोनालिसा का जो चित्र है उसके साथ में फोटो लेंगे. तो इससे क्या होगा कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज म्यूजियम को विजिट करेंगे तो लोगों को म्यूजियम जाने के लिए उत्साह मिलेगा.
लोग प्रेरित होंगे म्यूजियम जाने के लिए, ठीक है। तो उसी बात को लेकर कहा जा रहा है आर म्यूजियम्स नीड टू गेट कूल टू, जो हमारे म्यूजियम्स हैं उनको भी कूल होने की जरूरत है, मतलब वहां पर भी इस तरीके के इवेंट्स हो, ठीक है, कि उनका प्रमोशन हो, ठीक है। ये आ गया। तो एक बच्चा कह रहा है क्यों पहले आएगा, क्यों पहले नहीं आएगा बेवकूफ, ये टू लिखा हुआ है, टू का मतलब ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब है कि कोई चीज पहले बताई जा चुकी होगी जो कूल होगी, अब हम कह रहे हैं कि हमारी भी चीज वैसी ही कूल होनी चाहिए। तो अगर एक टू नहीं लिखा होता तो क्यू को शुरू में लिख सकते थे, अभी नहीं आएगा। तो एस से शुरुआत होगी और पी क्यू का सीक्वेंस बनेगा। एस से शुरुआत किसमें दे रखी है, पी क्यू का सीक्वेंस नहीं दे रखा किसी में, चलो कोई नहीं, एस से शुरुआत तो इसी में दे रखी है, बाकी तो किसी में एस से शुरुआत नहीं है। चलो पढ़ के देखते हैं इसको। ट्रूप्स ऑफ एंडलेस रेस्टलेस स्कूल चिल्ड्रन आर ऑफन द मोस्ट फ्रिक्वेंट विजिटर्स, ठीक है। उसका तुम्हें आर आ जाएगा। अ चेंज ऑफ अप्रोच इज क्लियरली कॉल्ड फॉर, सही है, ये भी सही है। क्यों, आर म्यूजियम्स नीड टू गेट कूल टू, हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होने की जरूरत है, ठीक है, मान लेते हैं। इवन द लूवर दैट अट्रैक्टेड अस, ये सही है, बी ऑप्शन नहीं आएगा उसमें, कि पीक्यू वाला सीक्वेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। पहले हमने अपने म्यूजियम्स की कमी बता दी, उसके बाद में हम बता रहे हैं कि हमारे जो म्यूजियम्स हैं उनको भी कूल होने की जरूरत है। किस तरीके से कूल हुआ जा सकता है उसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है लूवर म्यूजियम का, ठीक। तो इसका आंसर है बच्चे बी। फिर आगे क्लोज टेस्ट। अच्छा, क्लोज टेस्ट में चाहता हूं एक बार आप लोग अपने आप करें इसको, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, एक अनसीन पैसेज है वो मैं कराऊंगा आपको, ये आसान है, आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं ही डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। एक अनसीन पैसेज है जो मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर सॉल्व करें, ये दो, पढ़िए सभी लोग। छोटा सा ही अनसीन पैसेज है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सभी लोग एक बार इसको पढ़ें फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में, साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि जो चुप्पी है, साइलेंस है, वो नॉन कम्युनिकेशन का एसेंस है, मतलब हमें वार्तालाप नहीं करना, तो चुप रहने का मतलब है नो कम्युनिकेशन। तो पहली बार में तो हमें ऐसा लगता है कि साइलेंस जो है वो नॉन कम्युनिकेशन का एसेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। येट टू बी नो, लेकिन फिर भी हमें पता है, क्या पता है, दैट इन सम सर्कमस्टांसेस, कि कुछ परिस्थितियों में साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, साइलेंस जो है ना दैट कैन स्पीक वॉल्यूम्स, बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है, चुप रह के आप बहुत कुछ कह बोल सकते हो, ठीक। इट इज ऑल्सो अ पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स फॉर द स्पीकर, ठीक है। पोटेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। एक ये बहुत पोटेंट टूल होता है स्पीकर्स के टूल बॉक्स में, साइलेंस, ठीक। कैसे, आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एज इट एड्स एम्फेसिस टू पॉइंट, आप जो पॉइंट कह रहे हो, बता रहे हो, अगर उसका बाद एक शॉर्ट पोज ले लो, तो इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट आपने अभी जस्ट बोला है कुछ पहले, जिसके बाद में आपने पॉज लिया, आप साइलेंट हो गए थोड़े समय के लिए, इसका मतलब आप उस पर फोकस कर रहे हो, एम्फेसिस कर रहे हो, ठीक है। अलाउइंग टाइम फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस टू सिंक इन, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो आपने कोई पॉइंट कहा है, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो फिर लोगों को उस बात को समझने का और ठहराव का टाइम नहीं मिलेगा। आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा और उसके बाद में आपने एक छोटा सा पॉज ले लिया, साइलेंस आपने मेंटेन किया थोड़े समय के लिए, तो क्या होगा कि वो जो आपका पॉइंट है उस पर एक एम्फेसिस रहेगा, नई बात नहीं आएगी ना तुरंत उसके बाद में, और लोगों को एक समय मिल जाएगा उस बात को सिंक इन कर लेने का, समझ लेने का, अपने अंदर उतार लेने का। अगले देखो, हैंडल्ड स्किलफुली, अगर साइलेंस को स्किलफुली हैंडल किया जाए, कि जब हम बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो किस समय हमें चुप हो जाना है, किस समय हमें कितना देर के लिए चुप हो जाना है, अगर हम उसको स्किलफुली हैंडल कर पाए साइलेंस को, तो क्या होता है, इट कैन बिल्ड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। इससे एंटिसिपेशन बिल्ड होता है, आपके जो श्रोता होते हैं उनके अंदर एक मतलब एंटिसिपेशन, वो सोचते हैं कि अब क्या बोला जाएगा, इसके बाद आगे क्या बताया जाएगा। आप लोगों ने अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीचेस सुनी हो, वो बहुत सदके बोलते थे, ठीक है। अच्छा तो बोलते ही थे, विषय तो उनके अच्छे होते ही थे, शब्द अच्छे होते थे, ठीक है, लेकिन बात को रखने का उनका जो तरीका होता था वो भी बहुत जबरदस्त होता था, ठीक है। ठहराव के साथ बोलते थे, तो उनको सुनने वाले जो होते थे, ठीक है, पूर्वानुमान, पहले से लोग अनुमान लगाते रहते थे कि अब क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या बात आएगी, ठीक है। तो लोग पहले शांत हो जाते थे बीच में,
आदमी अपने आप सोचता था अच्छा अब ये बोलने वाले हैं, वो बोलने वाले हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इट कैन बिल्ड एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। जो आगे आप बोलना चाहते हो, लोग पहले से उसके बारे में पूर्वानुमान लगा के रहेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट उनका बन जाएगा उसमें। द प्रेग्नेंट पॉज, इसे कहते हैं प्रेग्नेंट पॉज, कि आप कोई बात कहते कहते आपने एक पॉज ले लिया। अब आपका जो श्रोता है ना, वो एंटिसिपेट करेगा, पूर्वानुमान लगाएगा कि इसके बाद क्या आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, ठीक है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस एंड गॉज देयर रिएक्शन। साइलेंस को अगर हम स्किलफुली हैंडल कर पाए, ठीक है, अगर हम स्किलफुली हैंडल कर पाए साइलेंस को, तो स्पीच देते देते हम एक शॉर्ट पॉज ले सकते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ में आई कांटेक्ट बना सकते हैं और उनके रिएक्शन को जान सकते हैं कि आई कांटेक्ट से रिएक्शन पता चल जाता है ना कि इनका रिएक्शन क्या है विषय को लेकर, ठीक है। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ वंस डिलीवरी। आपकी डिलीवरी की जो टाइमिंग है ना, ये उसका एक बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है साइलेंस, ठीक। आगे देखिए, फॉर द लिसनर, अब हम लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। ये तो हमने स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से साइलेंस जो है उसको क्या मतलब एडवांटेजेस हो सकती हैं हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मान लीजिए कोई स्पीकर है, बोल रहा है और वो बीच में मतलब पॉजेस ले रहा है बात कहते कहते, ठीक है, साइलेंस मेंटेन करके पढ़ा रहा है, मतलब बात कर रहा है। तो इसमें लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हो सकती हैं वो देखते हैं। फॉर द लिसनर, साइलेंस कैन बाई टाइम either to digest what has been said or to consider a response or both, ठीक है। अगर कोई स्पीकर लगातार बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, ठीक है, तो लिसनर को टाइम नहीं मिलता कि जो उसने कहा है वो उसको कैसे समझे, कैसे अपने अंदर ठहराव करे, कैसे उसको डाइजेस्ट करे, कही गई बात को कैसे समझे, ठीक है। या उसके लिए अगर उसको रिस्पॉन्ड अपने मन में तैयार करना है, रिस्पॉन्स कुछ करना है, तो वो कैसे करे, उसको टाइम ही नहीं मिलता जब आप लगातार बोलते रहोगे। तो अगर स्पीकर बीच में साइलेंस मेंटेन करता है, बीच बीच में पॉजेस लेता है, तो इससे क्या होता है, उसके लिसनर को टाइम मिल जाता है। किस चीज का टाइम मिल जाता है? टू डाइजेस्ट व्हाट हैज बीन सेड, जो कहा गया है उस बात को डाइजेस्ट करने का, कि वो आपकी बात को समझ के मान ले, इतना उसको समय मिल जाता है। या फिर उसको टाइम मिल जाता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करे, आपने जो बात कही है वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करे, इस पर क्या प्रतिक्रिया दे, ये दोनों का उसको टाइम मिल जाता है, आपकी बात समझने का भी और साथ ही साथ में अपना रिस्पॉन्स देने का भी उसको टाइम मिल जाता है। सर हिला के हाँ भाई आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, तो मतलब सर हिला के दाएं बाएं वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर देता है साथ ही साथ में, ठीक है। उसके आगे देखिए, साइलेंस विल ऑफन ल्योर द स्पीकर इनटू सेइंग मोर देन ही और शी मे हैव इंटेंडेड, ठीक। साइलेंस से क्या होता है, अगर ऑडियंस साइलेंस मेंटेन करे तो उससे क्या होता है, दैट ल्योर द स्पीकर, स्पीकर जो होता है ना वो लालायित हो जाता है। ल्योर का मतलब ललचाना, तो वो लालायित होता है। किस चीज के लिए लालायित होता है, ठीक है, इनटू सेइंग मोर देन ही और शी मे हैव इंटेंडेड, जितना वो कहना चाहता रहा होगा, ये उसका कहने का मतलब इरादा रहा होगा, वो उससे ज्यादा कहने के लिए और मतलब लालायित हो जाता है। जब उसको लगता है कि भाई ऑडियंस तो बहुत शांत है, ऑडियंस बहुत डिसिप्लिन्ड है और बड़े इंटरेस्ट के साथ मेरी बातों को सुन समझ रहे हैं, कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो और लालायित होता है कि और बोलूं मैं। जब अच्छे श्रोता मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर आदमी को लगता है बोलते रहो बोलते रहो, ऐसा होता है। तो ये हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, समझ भी लिया। अब आ जाओ इस पे बेस्ट क्वेश्चन से उनको आंसर करते हैं। साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ व्हाट। साइलेंस दिखता है, लगता है, सीम्स का मतलब लगता है या नहीं है वो बात की बात है, बट लगता है। साइलेंस लगता है एसेंस ऑफ व्हाट, एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टूल बॉक्स, वॉल्यूम्स, तो नॉन कम्युनिकेशन। देखने में तो लगता है कि नॉन कम्युनिकेशन होता है, कि भाई पर्सन चुप बैठा है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो बात की बात है। तो इसमें आंसर आएगा नॉन कम्युनिकेशन। ध्यान से देखो ऊपर लिखा हुआ है द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। ये तो एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिया गया, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना था, फिर भी गलत कर लिया। फॉर द लिसनर, लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, साइलेंस कैन डैश, साइलेंस कैन एम्फेसिस अ पॉइंट, नहीं, एम्फेसिस तो स्पीकर करेगा पॉइंट को, लिसन नहीं करेगा। बी अ पोटेंट टूल, बाई टाइम, ल्योर्स हिम टू से मोर, बाई टाइम। चुप रहने से, ठीक है, थोड़ा साइलेंस मेंटेन कर लेने से लिसनर जो होता है उसको टाइम मिल जाता है, समय मिल जाता है बात को समझने का, डाइजेस्ट करने का, या उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये सोचने का, ठीक है। अगला देखो,
अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग, जिसने ये लेख लिखा है उसके अकॉर्डिंग, द प्रेग्नेंट पॉज, प्रेग्नेंट पॉज क्या है? हेल्प्स कम्युनिकेशन, लीड्स टू कंफ्यूजन, ब्रेक्स अप कम्युनिकेशन, बिल्ड्स अप एंटिसिपेशन, बिल्ड्स अप एंटिसिपेशन। प्रेग्नेंट पॉज जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आपका जो लिसनर होता है वो अपना एंटिसिपेशन उसके अंदर बिल्ड हो जाता है, पूर्वानुमान लगाना शुरू कर देता है कि भाई इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, ठीक है। तो प्रेग्नेंट पॉज बिल्ड्स अप एंटिसिपेशन। अगला, द ऑपोजिट ऑफ पोटेंट इज, अब मैंने आपको पोटेंट का मतलब क्या होता था, स्ट्रॉन्ग, पोटेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग, और हमें बताना है इसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट वीक हो गया। द ऑपोजिट ऑफ पोटेंट इज वीक। अगला देखो, द सिनोनिम ऑफ गेज इज, गेज का सिनोनिम क्या है बताओ भाई, सिनोनिम बताना, एंटोनिम नहीं। गेज एक मीटर भी होता है, तुम लोगों ने देखा गाँव में ना, जैसे ड्रम होते हैं ना, तो ड्रम में कितना मतलब वो ऑयल है, ये नापने के लिए उसमें गेज डाला जाता है, ठीक है। तो गेज का मतलब होता है, गॉज करना भी कहते हैं इसे, वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है नापना, मेजर करना, मापन, तो इसका सिनोनिम हो गया मेजर, ठीक। चल, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगली जो आरसीएन वोकैब की क्लास होगी ना, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने आप पे दिमाग लगाना, ये आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। आज के लिए फिर बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, तब कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। बाय बाय, थैंक यू।